जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। साल 1989 में जनता दल की आंधी और नेशनल फ्रंट की ताकत, ऊपर से नेशनल फ्रंट की कमान संभाल रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह के हाथ में बोफोर्स जैसा मजबूत मुद्दा था। इन सब के आगे 415 सीटों वाली कांग्रेस महज 197 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस पार्टी का पतन भी यहीं से शुरू हुआ और यहीं से क्षेत्रीय पार्टियों का लोकसभा के आम चुनावों में वर्चस्व बढ़ने लगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज बात होगी साल 1989 की। साल 1989 में हुई 9वीं लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना रही। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को चुनाव में जो सफलता मिली थी वो 1989 में हाथ से फिसल गया। 5 साल के कार्यकाल में कई गड़बड़ियों के चलते राजीव गांधी की छवि जनता की नजरों में धूमिल होने लगी। बोफोर्स घोटाला और पंजाब में बढ़ते आतंकवाद की वजह से राजीव गांधी सरकार की खूब आलोचना हुई। राजीव सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री थे, जो उनके सबसे बड़े आलोचक बन गए। अब तक बीजेपी की स्थिति भी मजबूत हो गई। दरअसल बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी की काफी आलोचना हो रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो सरकार में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का कामकाज संभाल रहे थे, उन्होंने ही बोफोर्स तोप की खरीद में धांधली का आरोप लगाया। वीपी सिंह के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान ये अफवाह थी कि उनके पास बोफोर्स रक्षा सौदे से संबंधित ऐसी जानकारी थी जो राजीव गांधी की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती थी। इस बात को लेकर वीपी सिंह को जल्द ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कांग्रेस और लोकसभा में अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाहर आकर वीपी सिंह ने खुल्लम खुल्ला राजीव गांधी पर बोफोर्स तोप की खरीद में धांधली का आरोप लगाया, जिससे राजीव की दिक्कतें बढ़ गई। इसके पहले महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान महापंचायत करके सरकार को घुटनों पर ला दिया था। फिर सरकार ने श्रीलंका में भारत से शांति सेना भेजने के नाम पर लिट्टे ग्रुप का सफाया करने का ऑपरेशन छेड़ दिया, जिसकी वजह से तमिल वर्ग नाराज हो गया। इन सब बातों से कांग्रेस की खूब किरकिरी हुई। इसे और हवा दिया मानहानि बिल ने, जो मीडिया पर लगाम कसने के लिए लगाया गया था। हालांकि सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था, पर तब तक नुकसान काफी हो चुका था। शाहबानों के मामले में राजीव गांधी की बड़ी फजीहत हुई थी और उससे बचने के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देकर भारतीय समाज में बढ़ रहे ध्रुवीकरण की रफ्तार को और तेज कर दिया। इसी बीच वीपी सिंह ने जन मोर्चा का गठन किया और इलाहाबाद से चुनाव लड़े और जीत भी गए। 11 अक्टूबर 1988 को जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस एस के विलय से जनता दल की स्थापना हुई। बोफोर्स घोटाले मुद्दे पर वीपी सिंह ने राजीव को घेर कर अपने पक्ष में हवा बांध ली। जनता राजीव को मिस्टर क्लीन कहती थी। अब उसने ये ताज वीपी सिंह के सर पहना दिया। लोकसभा में 525 सीटों के लिए ये चुनाव 22 नवंबर और 26 नवंबर 1989 को 2 चरणों में आयोजित हुए। जनता दल ने 143 सीटें जीती। इसके अलावा माकपा और भाकपा ने 33 और 12 सीटें हासिल की। निर्दलीय और अन्य छोटे दल 59 सीटें जीतने में कामयाब रहे। हालांकि इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 197 सीटों पर जीत हासिल हुई। 29 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा और लेफ्ट पार्टियों ने भी वीपी सिंह को समर्थन दिया और प्रधानमंत्री बनाया। वीपी सिंह भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। इसी साल विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में शिलान्यास का ऐलान किया। 9 नवंबर 1989 की तारीख तय हो गई थी। अयोध्या में क्या होगा उसकी रूपरेखा इस दिन से 4 महीने पहले बनने लगी थी। अयोध्या में राम मंदिर के उस पहले शिलान्यास की कहानी शुरू हो उससे पहले उसके बैकग्राउंड को जानना भी जरूरी है, जिसमें एक शख्स ने अपने एक विचार से राम मंदिर को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। विश्व हिंदू परिषद की योजना के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास जिस जगह पर होना था वो मंदिर का सिंह द्वार था। वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए एक पूरा मॉडल बनाया था। इस मॉडल में प्रस्तावित मंदिर का गर्भगृह उसी जगह को माना गया था
जहां पर बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद था। मुस्लिम संगठनों ने इसी पर आपत्ति जताई थी। बाबरी के इसी मुख्य गुंबद से कुल 192 मीटर दूर शिलान्यास होना था। प्रस्तावित मंदिर मॉडल के मुताबिक राम मंदिर को 132 फीट ऊंचा और 270 फीट लंबा बनाने की योजना थी। इस योजना के अनुसार अगर यूपी सरकार शिलान्यास की अनुमति देती तो वो हिस्सा भी मंदिर के लिए माना जाता, जहां उस वक्त मस्जिद थी। दूसरी ओर वीएचपी की ओर से शिलान्यास की तैयारी की जा रही थी। इस योजना के मुख्य कर्ता धर्ता लोगों में अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास, पूर्व डीजी श्रीचंद्र दीक्षित, दाऊ दयाल खन्ना और सुरेंद्र गुप्ता के नाम शामिल थे। शिलान्यास के पहले आरएसएस के प्रचारक मोरोपंत पिंगले ने एक बड़ी योजना बनाई। मोरोपंत पिंगले ने सुझाव दिया कि देश भर में वीएचपी की ओर से हर गांव के मंदिर में शिला पूजन समारोह का आयोजन किया जाए। संघ की योजना के तहत हिमाचल से लेकर केरल तक गांव-गांव में एक-एक ईंट को रामशिला के नाम से पूजा जाना था और गांव के लोग इस ईंट के साथ ₹1.25 का दान कर राम मंदिर के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे थे। शिला पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए 30 सितंबर 1989 का दिन चुना गया। विश्व हिंदू परिषद ने नारा दिया था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। इस शिला पूजन और शिलान्यास के लिए देश भर में भावनाएं उमड़ने लगी। वीएचपी का प्रसार बढ़ने लगा और देश के गांव में राम मंदिर के शिला पूजन की तैयारी होने लगी। वीएचपी ने पूरे देश को 22 राज्यों और 11 क्षेत्रों में बांट दिया। सभी शिलाओं को 5 नवंबर तक अयोध्या लाने की योजना बनी और रास्तों का निर्धारण कर दिया गया। दक्षिण भारत से आने वाली शिलाओं को झांसी, इलाहाबाद होते हुए अयोध्या लाया जा रहा था। वहीं उत्तर भारतीय राज्यों की शिला मुरादाबाद, बरेली और मेरठ के रास्ते अयोध्या आ रही थी। एक एक पत्थर स्थानीय मिट्टी से बना था, जिसे लाल कपड़े में बांधकर ट्रक में रखा जा रहा था। ये ट्रक जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय और फिर अयोध्या पहुंचने थे। वीएचपी की इसी तमाम योजना के बीच सीएम नारायण दत्त तिवारी और कांग्रेस के कई नेता शिलान्यास कराने को राजी नहीं थे। विरोध करने वालों में कमलापति त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ लोग भी शामिल थे। सितंबर में होने वाले शिला पूजन समारोह के बाद शिलान्यास राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा, ये बात सबको पता थी। इसे रोकने के लिए सीएम नारायण दत्त तिवारी ने योजना बनाई। यूपी की सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वीएचपी के फैसले को चुनौती दी और कहा कि शिलान्यास का कार्यक्रम और शिला पूजन रोक दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी और अयोध्या के विवादित ढांचे की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। नारायण दत्त तिवारी ऊहापोह में पड़े रहे कि शिलान्यास की इजाजत दी जाए या नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी भी थे, जिन्होंने कहा था कि अगर अयोध्या में शिलान्यास की इजाजत दी गई तो जमीन खोदने से पहले पहला फावड़ा उनकी पीठ पर चलाया जाएगा। तमाम अदालती दाव पेच के बीच देश भर से 25,000 शिलाएं अयोध्या लाई गई। करोड़ों लोगों ने अपने गांव में शिला पूजन किया और राम मंदिर में अपनी भावनाएं जोड़ ली। सरकार की कोशिश थी कि शिलान्यास ऐसे स्थान पर हो जिससे मस्जिद प्रभावित ना हो। अदालतों का सहारा लिया गया, लेकिन इससे पहले ही राजीव गांधी सरकार ने खुद कमान संभाली। राजीव देश के पीएम थे और उनकी सरकार में पंजाब के बड़े नेता बूटा सिंह गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। कहा जाता है कि बूटा सिंह के समझाने के बाद ही नारायण दत्त तिवारी ने अयोध्या के डीएम से अदालत में हलफनामा डलवाने के बाद शिलान्यास की इजाजत दी। इस कहानी के पीछे राजीव गांधी थे, जिन्हें शिलान्यास कराने का आदेश सिद्ध संत देवराहा बाबा से मिला था। देवराहा बाबा के आदेश के बाद राजीव गांधी ने बूटा सिंह को नारायण दत्त तिवारी से मिलने भेजा। उनके समझाने पर ही तिवारी शिलान्यास की अनुमति और व्यवस्था कराने को राजी हुए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल, यानी साल 1990 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।